पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे मोशन के बारे में और टाइप्स ऑफ मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, ट्रांसलेशन मोशन, सर्कुलर मोशन, रेस्टल मोशन, रोलिंग मोशन, पीरियोडिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ नॉलेज आपको मिला कि किस तरह टाइप के मोशन को किस नाम से जाना जाएगा। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं टॉपिक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मतलब दूरी और विस्थापन के बारे में। तो डिस्टेंस क्या है इसके बारे में समझिए। डिस्टेंस का मतलब है कि लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। डिस्टेंस का सही मतलब है लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, जिस एक्चुअल पाथ पर, जिस वास्तविक मतलब कि रास्ता पर आप चले, उस रास्ता की लंबाई को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। जिस रास्ता के थ्रू आप डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, वो जो रास्ता का जो एक्चुअल में लेंथ होगा, जो वास्तविक लंबाई होगा उस रास्ता का, उसे हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं कि लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाई बॉडी। बॉडी के द्वारा जो रास्ता तय किया गया है एक्चुअल पाथ, उसकी लंबाई, बॉडी के द्वारा जो ट्रेवल किया गया है एक्चुअल पाथ, जो तय किया गया है वास्तविक रास्ता, उसकी लंबाई को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि लेंथ ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। लेंथ ऑफ ए स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, जिस पॉइंट से आप चलना शुरू किया और जिस पॉइंट तक आप गए, दोनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से मिलाइए, दोनों पॉइंट के बीच एक स्ट्रेट लाइन खींचिए और उस स्ट्रेट लाइन के जो लेंथ होगा उसे बोला जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ऐसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट को भी बोलते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कि जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। लेकिन उससे अच्छा आपको यही थोड़ा ध्यान रखिएगा, तो थोड़ा जब हम लोग निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट तो ज़्यादा समझ में आता है कि करना क्या है। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, जहाँ से पार्टिकल चला और जहाँ को चला, जहाँ तक गया, उसके दोनों पॉइंटों के बीच एक स्ट्रेट लाइन खींचिए और उस स्ट्रेट लाइन की लंबाई को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जो एक्चुअल पाथ है वस्तु का, जिस रास्ता से आप ट्रेवल कर रहे हैं या बॉडी ट्रेवल कर रहा है, उस रास्ता का जो लंबाई है वो कहलाएगा हम लोग का डिस्टेंस। ये आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट दोनों एक तरह का लेंथ ही है, दोनों का डायमेंशन एल ही होगा, दोनों का यूनिट मीटर ही होगा, लेकिन डिस्टेंस स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। इस सभी बातों का जानकारी आप पिछले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। यूनिट एंड डायमेंशन और वेक्टर की मदद से सब बात हम लोग बोल पा रहे हैं। तो हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं जिसमें आपको निकालना होगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो क्वेश्चन यह है कि एक पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पर चल रहा है जिसका रेडियस r है। एक पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पर चल रहा है जिसका रेडियस r है। पार्टिकल इस पॉइंट से चलना शुरू किया था इस डायरेक्शन में और फिर इसी पॉइंट पर आकर रुका। फाइनल, यही पॉइंट इनिशियल है और यही पॉइंट फाइनल है। तो इसका एक्चुअल जो पाथ है वो क्या है, वास्तविक रास्ता क्या है? ये आपका एक्चुअल पाथ, जिस रास्ते के थ्रू पार्टिकल यहाँ से चलकर यहाँ आया, तो इसकी लंबाई को हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस। जो आप समझ पा रहे होंगे कि जो लंबाई होगा वो 2 पाई r के बराबर, क्योंकि वृत्त का परिधि है सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर जिसे बोलते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r। तो यही एक्चुअल पाथ है, तो डिस्टेंस हो गया 2 पाई r। लेकिन इस पूरे कहानी में डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना आएगा? 0, क्योंकि पार्टिकल जहाँ से चला फिर वहीं पहुँच गया, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट वहीं है, तो उसके बीच तो कोई दूरी है ही नहीं। तो कितना होगा? डिस्टेंस का मान 0 हो। मान लो एक पार्टिकल इस तरह से गया, यह पार्टिकल का इनिशियल पॉइंट और यह पार्टिकल का फाइनल पॉइंट, और इस रास्ता के थ्रू पार्टिकल यहां से यहां तक आया और ये रास्ता है इसका रेडियस r है। तो एक्चुअल पाथ तो ये मिला हुआ, तो एक्चुअल पाथ का जो लंबाई होगा वो कहलाएगा डिस्टेंस। हम लोग यहां बोलेंगे कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू पाई r। पूरा का 2 पाई r तो आधा का पाई r।
और अगर यहाँ पर निकाला जाए डिस्प्लेसमेंट तो आएगा निकल के 2r, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाला जो स्ट्रेट लाइन होगा इसका लंबाई होगा 2r, और इधर सेंटर से और इधर सेंटर से, तो आपका डिस्प्लेसमेंट बराबर 2r। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका इनिशियल पॉइंट है और ये आपका फाइनल पॉइंट है, रेडियस r है और इस रास्ता के थ्रू पार्टिकल यहां से यहां तक गया, तो इस रास्ता का जो एक्चुअल लेंथ होगा, इस पाथ का जो वास्तविक लंबाई होगा उसे बोलेंगे डिस्टेंस। तो इस कहानी में डिस्टेंस ई वाला लेंथ को बोला जाएगा जो होगा 2 पाई r का 1/4, पूरा 2 पाई r उसका 1/4 हिस्सा है, तो 2 पाई r बाई 4 बराबर पाई r बाई 2। और अगर हम निकालें यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाला एक स्ट्रेट लाइन खींचा जाएगा और इसके लंबाई को बोला जाएगा डिस्प्लेसमेंट, जो कि निकल के आएगा r² प्लस r² का रूट ओवर बराबर √2r। ये आपका डिस्टेंस, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। मान लिया जाए कि आप एक बॉल को ऊपर की ओर फेंके और बॉल यहां से चढ़ा कितना h हाइट और फिर ऊपर से नीचे आ गया h हाइट। अब किसी बॉल को ऊपर आप फेंकेंगे तो ऊपर में तो रहेगा नहीं, फिर से लौट के उसको आना है इसी पॉइंट पर। तो बॉल का जो पाथ है उसका लंबाई क्या है, तो बॉल ऊपर गया h और h नीचे फिर आया, तो कुल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 2h, जिस रास्ता पर वो चला h गया और h आया। तो इस केस में डिस्टेंस इज इक्वल टू 2h और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0, क्योंकि बॉल का इनिशियल पॉइंट भी यही है और फाइनल पॉइंट भी यही है, यहीं से बॉल चला था फिर यहीं को लौट आया, तो डिस्टेंस बराबर कितना होगा ये 0। मान लें कि एक नंबर लाइन है, संख्या रेखा नंबर लाइन 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6, और एक पार्टिकल -6 से चलना स्टार्ट करता है और +6 हो जाता है। इनिशियल पॉइंट इसका -6 पर है और फाइनल पॉइंट इसका +3 पर है, ये इसका फाइनल पॉइंट। पहले -6 से गया +6 पर, फिर +6 के लौट के आया +3 पर। ये पूरा इसका रास्ता है, एक्चुअल पाथ है। तो एक्चुअल पाथ का जो लंबाई है उसे हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस। तो -6 से +100 चला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इधर चला, फिर जब लौटने वक्त 1 2 3 तो 12 आगे गया, फिर 3 पीछे आया, तो जो पूरा रास्ता है इसका लंबाई हुआ 15 मीटर। लेकिन इस केस में अगर हम निकालें डिस्प्लेसमेंट के बारे में तो -6 से लेकर के +3 तक ही काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि -6 इनिशियल पॉइंट है, +3 फाइनल पॉइंट है, जिसके बीच का जो स्ट्रेट लाइन होगा वही कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये 9 मीटर जो डिस्प्लेसमेंट है अगर इनिशियल से फाइनल देखा जाए तो किधर है, बोले पॉजिटिव एक्स की ओर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर हुआ इसका डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि जिसमें वेक्टर है तो थोड़ा सा हम लोग बता भी देते हैं उसका डायरेक्शन के बारे में कि डायरेक्शन किधर होगा। तो इस केस में डायरेक्शन किधर होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर होगा। ये आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए एक पार्टिकल इधर से चला 4 मीटर और इधर चला 3 मीटर, यह है आपका इनिशियल पॉइंट और यह है आपका फाइनल पॉइंट। तो 4 इधर चला और 3 इधर चला, तो एक्चुअल जो पाथ है, एक्चुअल जो रास्ता है उसका लंबाई कितना निकल के आएगा, बोले 7 मीटर। लेकिन जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाला जो स्ट्रेट लाइन है उसका जो लंबाई है मतलब डिस्प्लेसमेंट, वो हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर का रूट बराबर 5 मीटर। ये आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए कि रास्ता इस प्रकार से है, इसका रेडियस स्मॉल आर है, इसका रेडियस कैपिटल आर है, और ये पार्टिकल जहां चलना शुरू किया था वो इसका इनिशियल पॉइंट है और ये वाला इसका फाइनल पॉइंट, और पार्टिकल इस रास्ता के थ्रू चल रहा है।
तो ये जो एक्चुअल पाथ है इसका लंबाई कहलाएगा डिस्टेंस। तो इस केस में डिस्टेंस हो जाएगा यहां से यहां का चलने का एक पाई आर और फिर इधर चलने का एक पाई आर बराबर पाई इंटू आर प्लस आर। और डिस्प्लेसमेंट अगर देखा जाए तो ये वाला होगा, तो एक आर यहाँ भी तो एक आर यहाँ भी, एक कैपिटल आर यहाँ तो कैपिटल आर यहाँ। तो इस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2 कैपिटल आर और 2 स्मॉल आर बराबर 2 इंटू आर प्लस आर, 2 इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए कि एक व्हील है, एक चक्का है, साइकिल का एक चक्का जिसका भी बॉल पेन ऊपर है। एक साइकिल का एक चक्का है, इसका भी जो बॉल पेन है जहां से हम लोग उसमें हवा डालते हैं बॉल पेन अभी ऊपर है। और इस चक्का को इतना चलाया गया, इतना घुमाया गया, रोल कराया गया कि अब इसका जो बॉल पेन है नीचे आ चुका है। तो बताइए कि बॉल पेन का डिस्प्लेसमेंट क्या है। हमें निकालना है बॉल पेन का डिस्प्लेसमेंट। तो ये बॉल पेन यहाँ है, बॉल पेन यहाँ चलाया, आधा चक्कर लगाया है, आधा चक्कर ही घुमा, रोल किया, इसको बोलते हैं रोलिंग मोशन। रोल कर रहा है, चल भी रहा, घूम भी रहा। पिछले वीडियो हम लोग बात किए थे रोलिंग मोशन के बारे में कि वस्तु जब चले भी और घूमे भी उसे बोलते हैं रोलिंग मोशन। तो रोल कर रहा है चक्का, कितना रोल किया, बोले हाफ रेवोल्यूशन, आधा चक्कर। तो यहाँ से यहाँ बॉल पेन पहुंच गया, यही निकालना है डिस्प्लेसमेंट। ये बात तो पता होगा कि ई वाला हो जाएगा आर और आर कुल मिला के 2r। और चूंकि आधा चक्कर ही चला है तो आधा चक्कर कोई चलेगा चक्का तो कितना बढ़ेगा, पाई आर। अगर एक फुल रेवोल्यूशन चलेगा, एक पूरा चक्कर चलेगा कोई अगर व्हील, तो 2 पाई आर दूरी आगे ट्रेवल करेगा। अगर आधा चलेगा तो पाई आर ट्रेवल करेगा, तो पाई आर और ये 2r। तो जो मेन आंसर आएगा डिस्प्लेसमेंट का, पाई आर का स्क्वायर प्लस 2r के स्क्वायर का रूट। ये आपका डिस्प्लेसमेंट, हमने क्या निकाला इस केस में, डिस्प्लेसमेंट निकाला है बॉल पेन का। तो ये कुछ सवाल था जिसमें आपको करके दिखाया गया डिस्टेंस के बारे में और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। कुछ छोटा मोटा फार्मूला जो हम लोग पहले से भी ध्यान में रखे हुए हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। Average speed is equal to total distance by total time, और average velocity is equal to total displacement और by total time। तो क्या स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज, हाँ इन लाइन का मतलब होता है एवरेज, औसत चाल, औसत वेग। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस बाई टाइम। एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी का मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। और स्पीड हो जाए वेलोसिटी, दोनों का डायमेंशन एलटी इनवर्स होगा, दोनों का यूनिट मीटर पर सेकेंड ही होगा, लेकिन स्पीड स्केलर है और वेलोसिटी वेक्टर है। तो ये जो स्केलर और वेक्टर और डायमेंशन और यूनिट वाली बात कर रहे हैं हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं यूनिट एंड डायमेंशन और वेक्टर में। बस हम लोग सीधे याद करते हैं, आपको रिवाइज करा देते हैं कि कौन स्केलर है और कौन वेक्टर है, किसका क्या यूनिट होना चाहिए, किसका क्या डायमेंशन, ये थोड़ा ध्यान दें। हो गया स्पीड एंड और वेलोसिटी वाला बात। कुछ ऐसे समझिए कि मान लिया हमारे पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। ये मेरा इनिशियल पॉइंट है और ये मेरा फाइनल पॉइंट। और ए से बी तक जाने का बहुत सारा रास्ता है। ए से बी तक जाने का एक रास्ता है A1B, ए से बी तक जाने का रास्ता है A0B, ए से बी तक जाने का रास्ता है A2B, ए से बी तक जाने का रास्ता है A3B। ए से बी तक जाने का हमारे पास 4 पाथ है, 4 रास्ता ए से बी तक जाने का। लेकिन अगर कोई आदमी इस रास्ता के थ्रू चलता है A1B, तो उसी रास्ता का जो लंबाई होगा डिस्टेंस कहा जाएगा A1B। लेकिन इस रास्ता से जाएगा तो डिस्टेंस तो ही कहलाएगा, इसी रास्ता का लंबाई डिस्टेंस कहलाएगा, क्योंकि डिस्टेंस का मतलब लिखाया गया है कि लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। तो रास्ता, इसी रास्ता पर आदमी चला तो ही डिस्टेंस कहलाएगा।
लेकिन डिस्प्लेसमेंट का जहां तक बात है इस केस में कौन होगा, ए ओ बी। ए से बी तक मिलाने वाला जो स्ट्रेट लाइन है उसकी लंबाई को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक होगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस ये है, डिस्प्लेसमेंट यही। लेकिन अगर आदमी इसी रास्ता से चले तो डिस्टेंस भी ए ओ बी होगा और डिस्प्लेसमेंट भी ए ओ बी होगा। लेकिन अगर आदमी इस रास्ता से चले तो एक्चुअल रास्ता तो हो गया ए टू बी, ये हो गया डिस्टेंस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अभी भी ए ओ बी होगा। और अगर इस रास्ता से चले तो डिस्टेंस होगा ए थ्री बी और डिस्प्लेसमेंट ए ओ बी। मतलब कि डिस्टेंस लिख सकते हैं कि मे बी, मतलब ये चारों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट लिखा जाएगा मस्ट बी, कि डिस्प्लेसमेंट अवश्य वही होगा ए ओ बी, ई चेंज होने वाली बात नहीं, रास्ता कुछ भी हो। लेकिन डिस्टेंस चारों में से कोई भी हो सकता है, तो जिस रास्ता पर चलेगा पार्टिकल उसी का लंबाई हमको लेना होता है डिस्टेंस में। ठीक है, डिस्टेंस हो सकते हैं सब और डिस्प्लेसमेंट अवश्य यही होगा ए ओ बी, मस्ट बी। तो इस कहानी को जरा गौर से समझिए। तो A1 भी AO भी, A1 भी और AO भी में बड़ा कौन है, बोले A1 भी, मतलब डिस्टेंस बड़ा है डिस्प्लेसमेंट से, डिस्टेंस बड़ा है डिस्प्लेसमेंट से, डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। A1 भी बड़ा है AO भी से, A2 भी बड़ा है AO भी से, A3 भी बड़ा है AO भी से। लेकिन एक केस ऐसा भी आया कि ये दोनों बराबर भी है, तो लिखते हैं कि इक्वल टू, डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इक्वल टू कब होगा, जब रास्ता कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। और हम लोग जब आगे जब चैप्टर पढ़ेगा तो हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन। जब हम पढ़ने वाले हैं मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब साफ पता चलता है कि अगर कोई पार्टिकल सीधा रेखा पर जा रहा है, सिर्फ आने वाली बात हम लोग नहीं कर रहे, सिर्फ जा रहा है। अगर जा रहा है तो डिस्टेंस भी वही होगा और डिस्प्लेसमेंट भी वही होगा। अगर जा रहा है रास्ता पर फिर लौट रहा है तब कुछ अलग कहानी हो जाएगा, तब तो फिर डिस्टेंस का मान और ज़्यादा हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का मान और कम हो जाएगा। लेकिन अगर सीधे रेखा पर सिर्फ जाने का बात हो, किसी स्ट्रेट लाइन पाथ पर चलने का बात हो, सिर्फ जाने का बात हो, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का मायने सेम निकल के आएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन में लिखा रहेगा डिस्टेंस, हम लोग समझ लेंगे डिस्प्लेसमेंट कब, जब रहेगा कि एक स्ट्रेट लाइन पाथ पर पार्टिकल सिर्फ जा रहा है, लौटने का बात कभी नहीं रहेगा। तो डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन कभी कभी बराबर भी होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, और तब होता है जब रास्ता कैसा हो, स्ट्रेट लाइन और सिर्फ जाने वाली बात। तो डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अगर दोनों तरफ डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड कर दें तो लिखेंगे कि डिस्टेंस बाई डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 1। डिस्टेंस बाई डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दोनों तरफ डिस्टेंस से डिवाइड करने पर। अगर दोनों तरफ टाइम से भागा दे दें तो डिस्टेंस बाई टाइम स्पीड ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी। तब निकल जाएगा स्पीड ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी। और अगर दोनों तरफ वेलोसिटी से डिवाइड कर दो इसमें तो स्पीड बाई वेलोसिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। स्पीड बाई वेलोसिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अभी हम जो बात कर रहे हैं ना डिस्प्लेसमेंट के, सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं, अभी डायरेक्शन के बारे में बात नहीं कर रहे इसमें। डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बारे में बात हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा छोटा ही होगा डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड से, माने डिस्प्लेसमेंट का परिमाण हमेशा डिस्टेंस के परिमाण से छोटा ही होगा। और कभी कभी बराबर हो भी सकता है अगर रास्ता कैसा हो, स्ट्रेट लाइन, तो इसीलिए इक्वल टू लगा होता है। मतलब डिस्टेंस बाई डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक उसी तरीका से स्पीड बाई वेलोसिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये जो आपके थ्योरी कवर किए हैं, इससे आप एम करीम का चैप्टर नंबर 2 आप सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा कुछ प्रॉब्लम का, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। तो 25 या 26 सवाल हो गए, उसमें आप 19-20 तक का जितना भी क्वेश्चन होगा एम करीम से चैप्टर नंबर 2 का आप अगर कर लेंगे तो पूरा का पूरा थ्योरी का आपको रिवाइज हो जाएगा प्रॉब्लम सहित, कि मतलब कैसे निकाला जाता है, एवरेज स्पीड निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है, उसमें वही सब सवाल ही हैं। तो एक मतलब कि मोशन का जो छोटा सा पार्ट है, बेसिक पार्ट है, वो हम आपको भी बताए हैं, जिससे हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको फिर अच्छे ढंग से स्टार्ट करेंगे, मोशन को फिर से स्टार्ट करेंगे वेलोसिटी, जो हमारा 11th क्लास के हिसाब से थोड़ा अच्छा लगेगा। ये तो सिर्फ 9th क्लास का भी सिलेबस बच्चा लोग इस तरह का सवाल पढ़ता है, बनाता है। तो एक थोड़ा सा एक बेसिक टाइप से आपको बताया गया डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको थोड़ा डिटेल से देखेंगे।